हेलो एवरीवन। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग के बाद हमने देखा था अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। बुक कीपिंग मतलब बस जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बुक कीपिंग बोला जाता है। फिर उसके बाद जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग में हम एनालिसिस भी करते हैं, इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। अभी जो अकाउंटिंग हम इतने टाइम तक कर रहे थे, ये अकाउंटिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कैश बेसिस होता है और एक एक्रुअल बेसिस होता है, ठीक है। और ये जो तीसरा है हाइब्रिड बेसिस, ये इंडिया में अलाउड नहीं है। ये जो हाइब्रिड है ये कैश बेसिस एक्रुअल दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। पर ये दो जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस। अभी ये दोनों को थोड़ा सा इन डिटेल समझते हैं। कैश बेसिस क्या होता है। अभी जो अकाउंटिंग यहाँ पे हो रहा है ये कैश बेसिस पे हो रहा है। कैश बेसिस मतलब नाम से आप पता लगा सकते हो, इसमें बस क्या कंसिडर करना है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। मतलब अगर जो भी ट्रांजैक्शन कैश में हो रहे हैं वही ट्रांजैक्शन को हम इसमें ये अकाउंटिंग में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अभी इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला तो क्या है, कंसिडर ओनली कैश ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी चीजें कैश में होगी, मतलब कैश आ रही है, इफ कैश आ रही है, इनकम आ रही है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस जा रहे हैं, अगर कैश अपने हाथ से जा रही है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। पहली बात। अभी दूसरा, जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है मतलब जो फ्यूचर में पे करने वाले जो ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसको बोला था, जिसका पेमेंट हम बाद में करेंगे, ठीक है। जो पेमेंट अभी नहीं कर रहे, ये ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। कैश ट्रांजैक्शन से नाम से ही पता चल रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन में अगर कैश आ रही है तो नोट कर देंगे, कैश जा रही है तो उसको भी नोट कर देंगे, ठीक है। तो ये कैश हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। अभी ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होना है, मतलब रेंट है वो पे करना बाकी है, वर्कर की सैलरी वो देना बाकी, उसको आउटस्टैंडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है, इसको हम आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और एक्रूड जो इनकम है, एक्रूड इनकम, ये इसको भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आपका रेंट पकड़ लिया, आपका रेंट ये महीने का आपको पे करना है, पर आपने अगले से अगले महीने पे कर दिया, तो इसको ये महीने में रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हमको तभी रिकॉर्ड करना है जब अपने हाथ से कैश जाएगा, दैट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और एक्रूड इनकम मतलब क्या, आपको पता है कि जो मुझे कुछ पैसा कुछ किसी और से लेना है, ठीक है। आपको पता है मुझे पैसा ये महीने में आना था पर ये पैसा ये महीने में आया नहीं, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। कैश बेसिस क्या बोल रहा है, जब आपके हाथ में पैसा आएगा तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे, अगर पैसा हाथ से जा रहा है तभी आप उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अब ये कैश बेसिस में और एक चीज है, ये कैश बेसिस में पैसा, फॉर एग्जांपल हम अकाउंटिंग ईयर 2022-23 की बात करें, ठीक है। 2023-24 की बात करें, ये साल में, ठीक है, जितना भी पैसा आया, कैश जितना भी आया उसको रिकॉर्ड करेंगे, और कैश जितना भी हाथ से बाहर गया उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मतलब इनकमिंग कैश और आउटगोइंग कैश, ठीक है। इनकमिंग मतलब जो तुम्हारे पास कैश आ रही है बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करेंगे, आउटगोइंग मतलब तुम्हारे हाथ से जो कैश जा रही है वही ये अकाउंटिंग ईयर में ऐड करेंगे। ये कैश अभी तुम्हारे हाथ में आ रही है, भले वो प्रीवियस ईयर की हो, ये कैश भले ही प्रीवियस ईयर की हो, अगले फ्यूचर ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर की हो, ठीक है, और करंट ईयर की हो, ठीक है। अगर ये आपको 2023-24 में अगर ये कैश मिल रही है तो आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। मतलब 2023-24 ये ईयर में अगर आपको पिछले साल का पैसा ये साल मिल रहा है तो रिकॉर्ड करना है, अगले साल का पैसा ये साल में मिल रहा है तो रिकॉर्ड करना है, और यही साल का पैसा यही साल में अगर मिल रहा है तो क्या करना है, इसी साल में रिकॉर्ड करना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अगले साल का है, पिछले साल का है, ये साल का है, कभी किसी भी साल का है। ये बात समझ में आ रही है। इसी को क्या बोला जाता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। मतलब सब ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे कर रहे हैं, कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश जा रहा है तो कैश रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। इसी को बोला जाता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ लेते हैं। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्चुअल कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब रिसीव्ड मतलब क्या होता है, जो पैसा रिसीव्ड है, एंड एक्चुअल कैश पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है। इन दिस बेसिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड। मतलब कब रिकॉग्नाइज करना है अपने को, रिकॉग्नाइज करना मतलब क्या, कब लिखना है, रिकॉर्ड करना है। कब रिकॉर्ड करेंगे, जब कैश अपने हाथ से जा रहा है और अपने हाथ में आ रहा है फिजिकल फॉर्म में। Any income received, any expenses paid. Such a method of accounting is usually followed by the professional doctors, lawyer. अभी ये जो अकाउंटिंग मेथड कौन फॉलो करता है, जो डॉक्टर है। तुम कभी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के हाथ में पैसे देने पड़ते हैं, तभी क्या करता है डॉक्टर, वो आपको पर्ची काट के देता है। ये बात समझ में आ रही है। ये क्या हो जाता है, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं एक्रूअल बेसिस। अभी एक्रूअल बेसिस जो है, एक्रूअल बेसिस में क्या बोला गया है,
अंडर एक्रूअल बेसिस, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये कैश का उल्टा है। अभी एक्रूअल बेसिस में क्या बोला है कि जो अगर हम फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं 2023 2024, अभी ये पूरा जो एक साल का 12 मंथ्स का जो टाइम है, इसमें जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी इनकम आ रही है, भले ही वो कैश हो या क्रेडिट हो, ठीक है, दोनों ही ये टर्म के अपन क्या करेंगे, यहीं पे रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका मतलब क्या, ये जो है स्पेसिफिक, अगर 2023 में 2023 अगर मार्च की बात करें, मार्च नहीं अप्रैल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2023 अप्रैल की बात करें, इसका रेंट अपना ड्यू है, कितना रेंट है, 20,000 रेंट है। ये रेंट अगर पे भले किया हो नहीं किया हो तो भी अपने को ये अकाउंटिंग ईयर में क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। अगर अपनी इनकम है, वो अपनी इनकम रिसीव होना बाकी है, ये यही साल की इनकम है, ये इनकम जो अपन ने अर्न की थी वो यही साल में अर्न की थी, पर वो अभी तक मिली नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। अभी एक्रूअल सिस्टम क्या बोलता है, एक्रूअल बेसिस में क्या बोला जाता है कि अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी इनकम तुम्हारी रिसीवेबल है, जो भी एक्सपेंसेस तुम्हारे पेएबल है, रिसीवेबल मतलब तुमको मिलने वाले हैं, मिले नहीं है, एक्सपेंसेस जो खर्चा करना है पर तुमने खर्चा किया नहीं है, वो सारे खर्चे को क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। मतलब तुम यहाँ पे जो पिछले साल के जो ट्रांजैक्शन है, प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शन इसमें नहीं लिख सकते, नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन तुम इसमें नहीं लिख सकते, बस तुमको कौन से ईयर के ट्रांजैक्शन लिखने हैं, करंट ईयर के। मतलब जो साल 2023 2024 है, यही साल के ट्रांजैक्शन ये साल में आने चाहिए, भले वो एक्सपेंसेस पे किए हो नहीं हो, भले वो इनकम रिसीव हो नहीं हो, ये सब ट्रांजैक्शन को क्या करना है, वो एक ही साल में लिखना है, ठीक है। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, द रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट but has been earned and accrued during the accounting period and expenses incurred whether paid or not are to be recorded। मतलब ये साल के जो एक्सपेंसेस है, इनकम है तुम्हारे ये साल में इनकर हुए, एक्सपेंसेस ये साल के हैं, पिछले साल के नहीं, एक्सपेंसेस ये साल के, तुम्हारी इनकम भी ये साल की, तभी तुमको क्या करना है, उसको ये साल में रिकॉर्ड करना है। इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न, मतलब रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, रेवेन्यू मतलब पैसा, इनकम, इनकम को कब रिकॉग्नाइज करना है, व्हेन अर्न, मतलब जैसे तुमने वो पैसा कमाया, जिस अकाउंटिंग ईयर में तुमने पैसा कमाया वही अकाउंटिंग ईयर में तुमको वो क्या करना है, इंडिकेट करना है, उसको वही पे रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर इनकर्ड, मतलब जब खर्चा तुम्हारा आ गया, भले तुमने पे किया हो नहीं किया हो, वो वही अकाउंटिंग ईयर में तुमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। एनी इनकम अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट, मतलब कोई भी इनकम हो, भले तुमने रिसीव की हो नहीं हो, कोई एक्सपेंसेस तुमने पे किए हो नहीं किए हो, तुमको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल देख रहे हैं, एक्रूअल के कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी करंट ईयर है, करंट ईयर यहाँ पे है, एक मिनट, हाँ करंट ईयर यहाँ पे लिखता हूं मैं 2023 प्रीवियस ईयर है 2022 और नेक्स्ट ईयर है 2024, ठीक है। अभी यहाँ पे सेल्स मैंने 23 में कर दिया, ठीक है, पर उसका पैसा रिसीव हुआ नेक्स्ट ईयर में, मनी रिसीव्ड इन 2024। जो गुड्स आपने बेचे थे 2023 में, जो गुड्स बेचे थे उसका पैसा रिसीव्ड हो रहा है 2024 में, तो हम कब रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन, 2023 या 2024 में, हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे 2023 में, ठीक है। ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड हियर ओनली, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स होती है यहाँ पे, ठीक है, सेल्स हो रही है 2023 में, पर उसका पैसा एडवांस में अपने को मिल गया था 2022 में, मतलब एडवांस देते ना हम बहुत बार, काम भले अगले साल कर रहे पर उसके पैसा अपन एडवांस, अपन आधा पैसा पहले दे रहे, अगर यहाँ पे दिया जा रहा है तो अपने को ट्रांजैक्शन कब रिसीव करना है, 2023 में। ट्रांजैक्शन तुम रिकॉर्ड कब करोगे, 2023 में करेंगे, भले पैसा पहले मिल चुका है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमको क्या करना है, जिस साल का जो ट्रांजैक्शन है वो उसी साल में क्या करना है, तुमको रिकॉर्ड करना है। ये होते हैं दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूअल बेसिस। अभी ये तीसरा जो अकाउंटिंग है हाइब्रिड, ये इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। अभी जो तीसरा अपन देखने वाले हैं जो हाइब्रिड है, ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड, दिस लॉ इन इंडिया प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ दिस मेथड, मतलब इंडिया में ये जो हाइब्रिड मेथड है, हाइब्रिड मेथड इसमें मतलब कैश बेसिस भी यूज किया जा रहा है और एक्रूअल बेसिस भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का मिक्सचर होता है, पर वो इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है, हमने दोनों पढ़ लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, अभी जो अकाउंट्स में कुछ टर्म्स हम यूज करने वाले, वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको आगे अकाउंटिंग करते आएगी, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले उसके वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, हर एक वर्ड का क्या मतलब होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके लॉस क्या होते हैं, वो सब हम वन बाय वन अभी पढ़ने वाले, ठीक है। अभी हम ट्रांजैक्शन हमने देख लिया था, ट्रांजैक्शन मतलब जो पैसे आते हैं जाते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, इसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अभी ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, नॉन मॉनेटरी। मैंने बताया था मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड,
जब भी ये वर्ड मॉनेटरी आ जाता है तो उसको क्या बोलना है, मनी रिलेटेड। मॉनेटरी मतलब ओनली मनी रिलेटेड, नॉन मॉनेटरी मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो नॉन मॉनेटरी में बार्टर एक्सचेंज है, मतलब गुड्स के बदले गुड्स ले लिए। मनी में दो टाइप्स होते हैं, एक तो कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। कैश मतलब तुमने गुड्स बेचे, इमीडिएट तुमको पैसा मिल गया। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट मतलब क्या, तुमने आज गुड्स बेचे तो तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं अगले महीने पैसा दे दूंगा, उसके अगले महीने पैसा दे दूंगा, ये क्या हो जाता है, क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी वाला काम। अभी जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं ये दोनों टाइप के हो सकते हैं। कैश मतलब इमीडिएट कैश पे कर दिया, क्रेडिट मतलब उधार में नेक्स्ट मंथ पे करेगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, मतलब तुम पैसा एक्सचेंज करते हो गुड्स के बदले, इसी को मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अ बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इन कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। अगर तुमने गुड्स परचेज किए 15,000 के और पैसा भी इमीडिएट दे दिया तो ये क्या हो गया, ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है पेमेंट ऑफ सैलरी, मतलब तुम्हारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, उसको तुम सैलरी पे कर रहे हो, इमीडिएट उसको कैश दे रहे हो, तो ये क्या हो गया, एक कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या, उधारी वाला काम, ठीक है। उधारी मतलब तुम आज गुड्स परचेस कर रहे हो पर उसको तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं अगले महीने पैसा दे दूंगा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट मिस्टर अमन एट 8,000, मतलब अमन क्या कर रहा है, आज गुड्स उसने तो परचेस कर लिए पर वो एक महीने बाद पैसे देगा। सोल्ड मशीनरी टू अमर सिंह ऑन क्रेडिट 20,000, मतलब ये जो अमर सिंह है उसने आज मशीन तो परचेस कर ली पर वो क्या करने वाला है, उसका पेमेंट फ्यूचर में करने वाला है। कब करने वाला है, फ्यूचर में। अ प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में बांटा जाता है, मतलब चीज के बदले चीज दी जाती है, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए नॉन मॉनेटरी बोला जाता है। अभी नेक्स्ट है एंट्री। अभी इसमें हम जर्नल में, अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज बनाने वाले हैं। जर्नल एंट्रीज आपको पता चलेगा, आप किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट से बात करोगे तो उसको ये जर्नल के बारे में पता होता है, जर्नल एंट्री क्या होता है। जो बुक कीपिंग हम कर रहे हैं वो जर्नल एंट्रीज में करते हैं, ठीक है। अभी जो जर्नल एंट्रीज होती है क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो डबल एंट्री बुक सिस्टम में लिखे जाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, एंट्री बोला जाता है। ये आप लोग देख सकते हो, ये जर्नल है, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखी होती है, फिर उसके बाद डिटेल्स दिए होते हैं, ये अकाउंट रेफरेंस होता है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे लेक्चर जैसे जाएगा मैं आपको पूरा क्लियर सब इंफॉर्मेशन क्लियर करते जाऊंगा। अभी यहाँ पे जो जर्नल है, जर्नल में एंट्री क्या होती है, यहाँ पे जो लिखी गई है ये एंट्री होती है, ठीक है। ये क्या है, ये है एंट्री। एंट्री मतलब यहाँ पे क्या गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ है या एक्चुअली ट्रांजैक्शन क्या हुआ है वो लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स किया है, ठीक है, आपने अगर गुड्स बेचे तो यहाँ पे दो एंट्रीज होंगी, एक तो इसमें सेल्स भी आ जाएगा और दूसरा इसमें कैश भी आ जाएगा। क्या आप चीज बेच रहे हो तो उसके बदले आपको कैश मिल रहा है, और क्या कर रहे हो आप, सेल्स कर रहे हो, तो ये दोनों चीजें ये एंट्री में आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है, इसी को क्या बोला जाता है, एंट्री बोला जाता है। अभी दूसरा है नरेशन। नरेशन मतलब क्या, जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुआ है, नरेशन मतलब क्या, जो भी ट्रांजैक्शन ऊपर जो भी एंट्री हुई है उसका एक्सप्लेनेशन होता है नरेशन। ये नीचे आपको देखा गया होता है, ये नरेशन जो होता है ये बीइंग से स्टार्ट होता है। हर बार आप जर्नल एंट्री में जब नरेशन लिखोगे तो आपको ये बीइंग लिखना बहुत जरूरी होता है। नरेशन क्या है, ये एक्स्ट्रा क्लियरिटी के लिए होता है, इट इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द ट्रांजैक्शन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन किसके लिए हुआ, ट्रांजैक्शन किसके रिलेटेड था, पैसे गुड्स के दिए, पैसे सैलरी के दिए, पैसे एक्सपेंसेस के दिए, किस चीज के दिए, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नरेशन में दिया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स मतलब वो तुम्हारे गुड्स होंगे, मतलब जो तुम जिस चीज में तुम बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा रिटेल शॉप है, तुम्हारा रिटेल शॉप मतलब तुम्हारा छोटा सा दुकान है, तो दुकान में जो भी चीजें होंगी, जो आपका साबुन होगा, तेल होगा, जो भी चीजें आप बेच रहे हो वो आपके क्या हो गए, गुड्स हो गए। अभी फॉर एग्जांपल आप अगर रियल इस्टेट में हो तो बिल्डिंग जो आप बना के बेच रहे हो, ये बिल्डिंग क्या है, ये आपका गुड्स है। फॉर एग्जांपल आप स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो जो भी आयरन है वो आपका क्या हो गया, गुड्स हो गया। अभी फल वाला है तो फल वाले के लिए गुड्स क्या हो गए, उसके फ्रूट्स हो गए, ठीक है। तो ये गुड्स जो होते हैं, जो भी ट्रेडर जो चीज में डील करता है, जो भी चीजें वो बेचता है, उसी को क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, मैंने बताया था पहले, जो बिजनेस है, बिजनेस एक अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, ठीक है। बिजनेसमैन अलग होता है और एक बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन। अभी बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है, बिजनेस में कुछ पैसे लेके आता है। क्या लेके आता है,
पैसे लेके आता है, कुछ असेट लेके आता है, बिल्डिंग लेके आता है, फर्नीचर लेके आता है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया। मतलब बिजनेसमैन को अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए वो पैसे लेके आता है, कुछ असेट लेके आता है, जिससे वो अपना बिजनेस की शुरुआत करता है। इसी को क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर, मतलब जो भी पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये क्या, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। एक्सेस ऑफ असेट ओवर द लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज कैपिटल। अभी ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, कैपिटल मतलब क्या होता है, जितनी भी एसेट्स है, ठीक है, जितनी भी एसेट्स है, एसेट माइनस लायबिलिटीज, मतलब जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में से तुम्हारे लोन सब माइनस कर दो तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। ये कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, बस इतना याद कर लो, कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब जो पैसा बिजनेसमैन धंधे में लेके आ रहा है, बिजनेस में लेके आ रहा है, वो भले एसेट हो सकता है, भले ही पैसा हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, वो क्या हो जाता है, वो कैपिटल हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब क्या, अगर किसी बिजनेसमैन ने अगर बिजनेस में से पैसा उठा लिया फॉर पर्सनल यूज, पैसा उठा लिया या गुड्स ले लिए, इसके लिए पर्सनल बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जांपल उसने अभी उसके जो बिजनेसमैन है उसने उसके गले में से 1000 रुपए निकाले उसके बच्चे की फीस भरने के लिए, तो ये क्या हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया। ड्रॉइंग्स मतलब कोई भी एक्सपेंसेस बिजनेस में से तुम पैसा यूज कर रहे हो फॉर योर पर्सनल बेनिफिट। मतलब अगर बिजनेस भी है, भले उसका खुद का बिजनेस है, बिजनेसमैन है, उसका खुद का बिजनेस है, पर वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बिजनेस का पैसा यूज कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ड्राइंग हो जाता है। ठीक है, मतलब वो अगर अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर रहा है, ठीक है, अपने वाइफ को कोई गिफ्ट दे रहा है, अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले रहा है, तो ये सारा किस में आ जाता है, ड्राइंग्स में आ जाता है। पर पैसा कौन सा यूज कर रहा है, वो पैसा यूज कर रहा है बिजनेस का। ठीक है, जब बिजनेस का पैसा पर्सनल पर्पस के लिए तुम यूज कर रहे हो तो उसको बोला जाता है ड्राइंग। ये समझ में आया। ठीक है, अभी नेक्स्ट है डेटर। अभी डेटर मतलब क्या होता है, डेटर मतलब ऐसा आदमी जिससे अपने को पैसा लेना है, दैट इज डेटर। ठीक है, डेटर मतलब हमने उसको उधार दिया था पैसा, अभी उससे अपने को पैसा लेना है, द पर्सन इज कॉल्ड एज डेटर। ठीक है, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, मतलब ऐसा आदमी जिसको बिजनेस को पैसा देना बाकी है। मतलब अगर तुम बिजनेसमैन हो, तुम बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, तो तुमको दूसरे से पैसा खुद लेना है, तो उसी को क्या बोला जाता है, डेटर बोला जाता है। क्रेडिटर मतलब क्या है, इसको तुमको पैसा पे करना है, मतलब तुमने इससे क्रेडिटर से पैसा उधार तुमने खुद बिजनेस के लिए लिया है और तुमको उसको क्या करना है, पे करना है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है। ठीक है, अभी बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स मतलब ऐसे डेटर्स, ऐसे लोग जिनसे अपने को पैसा लेना है, जिन्होंने अपने साथ ट्रांजैक्शन किया, जिनसे अपने को पैसा लेना है और वो पैसा पे नहीं कर पाने वाले, मतलब वो पैसा नहीं पे कर सकते, उनकी कोई अनफॉर्चुनेट कोई कंडीशन हो गई, तो इसको अपन किस में डाल देते हैं, बैड डेट्स में डाल देते हैं। मतलब ऐसे डेटर जो बैड हो चुके हैं, जो वापस मिलने नहीं वाले। ठीक है, एंड इररिकवेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर इज नोन एज बैड डेट्स, मतलब जो अमाउंट हमने डेटर को पे की है, जिससे अपने को वो अमाउंट लेना था, वो अभी पे करने के हालत में नहीं है, तो उसको अपन किसी में डाल देते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में बैड डेट्स में डाल देते हैं। डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, बैड डेट्स मतलब जो पैसे डूब चुके हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, बैड डेब्ट्स हो जाता है। अभी एक्सपेंडिचर, अभी जो खर्चे होते हैं, खर्चे के भी टाइप्स होते हैं। अभी अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग में अलग अलग खर्चे के टाइप्स होते हैं। अभी पहला खर्चे का टाइप क्या दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल ही नाम आ रहा है, मतलब ऐसा खर्चा किया जा रहा है, ऐसे एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं जिसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म तक तुमको मिलने वाला है। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को मिलेगा। किसको मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा। अब ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है, अगर तुम बिजनेस के लिए मशीनरी परचेस कर रहे हो, तो मशीनरी का तो मशीन का लाइफ बहुत बड़ा होता है, 10 साल तक होता है, 15 साल तक होता है। तो मशीन अगर परचेस कर ली तो 10 साल तक चलेगी, बेनिफिट बिजनेस को 10 साल तक देगी। अगर तुमने एसी परचेस कर लिया, ऑफिस में तुम्हारे एसी बिठा दिया, तो वो जो एसी है वो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, हर साल तुम ठंडी हवा खाओगे। तो ये सब क्या हो जाता है, ये हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब तुम ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे बिजनेस के लिए बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक आते रहेगा, इसी को क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब एक बार परचेस कर लिया उसके बेनिफिट तुमको हर साल मिलेंगे ऑफिस में। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अभी नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा। जैसे कि कौन से खर्चे हो सकते हैं, बिजनेस में बहुत सारे खर्चे आते हैं डे टू डे में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया,
तुमको हर महीने की इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, उसका बेनिफिट अगले साल तो मिलेगा नहीं। फिर उसके बाद तुमको रेंट पे करना है, जितने साल महीने का तुम रेंट पर पे करोगे तभी तक वो तुमको लैंडलॉर्ड रहने देगा। फिर उसके बाद तुम्हारे वेजेस है, ये तुम्हारी सैलरी है, ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट बहुत शॉर्ट टर्म तक है, ठीक है। बिजनेस को ये साल तुमने एम्प्लॉयज को पेमेंट दिया, तभी ये साल एम्प्लॉयज काम करेंगे, अगले साल अगर तुमने पे नहीं किया तो एम्प्लॉयज जॉब छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या है नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, एक ऐसा खर्चा, ठीक है, सब एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्सपेंसेस खत्म नहीं हुए। एक तो कैपिटल, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा ऑपरेटिंग खर्चा, ठीक है, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था, मतलब वो शॉर्ट टर्म वाला है, पर शॉर्ट टर्म का काम नहीं करने वाला। मतलब ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हम कुछ सालों तक ले सकते हैं, मतलब उसका जो बेनिफिट है वो कुछ सालों तक हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके नेचर में, बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, मतलब उसका जो बेनिफिट है वो एक ही साल में खत्म नहीं हो जाता। अभी जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट पे आपने खर्चा कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस के लिए आपने न्यूज़पेपर में न्यूज दे दिया, उसके पॉम्पलेट लगाए, बहुत सारे पोस्टर्स लगा दिए। अभी वो एडवर्टाइजमेंट आपने एक बार पोस्टर लगा लिया तो जो कस्टमर्स है वो देखते रहेंगे, तो उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, आपको एक साल से ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, लीगल एक्सपेंसेस भी हो गए, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती है। मतलब ऐसे कुछ खर्चे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पर उसका बेनिफिट जो है वो तुमको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म से ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अभी डिस्काउंट होते हैं बिजनेस में, आप डिस्काउंट देते हो, एज एन इंडियन डिस्काउंट मांगना तो अपना हक होता है, राइट, इट इज आवर राइट। तो डिस्काउंट भी होते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। अभी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब आप नाम से ही पता लगा सकते हो, ड्यूरिंग ट्रेडिंग ये डिस्काउंट जो मिलता है ड्यूरिंग ट्रेड मिल जाता है, ड्यूरिंग ट्रेड मिल जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी होलसेलर के पास गए, ठीक है, ए होलसेलर, ठीक है, अब ये होलसेलर जो है ये बल्क में सेल करता है। अभी आप बी हो, आप जाते हो उससे कंप्यूटर खरीदने, ठीक है, तो कंप्यूटर खरीदने आप जब ए के पास चले जाते हो तो ए क्या करता है, ए आपको ज्यादा कंप्यूटर परचेस करने पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देता है। फॉर एग्जांपल आप ए के पास गए, ए को बोल दिया कि मेरे को 500 कंप्यूटर्स चाहिए, कितने चाहिए, 500 कंप्यूटर्स। तो ए क्या बोल रहा है, आप मेरे से 500 कंप्यूटर्स परचेस कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स परचेस कर रहे हो, तो मैं आपको क्या दे दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट काट के आप मेरे से बहुत ज्यादा गुड्स परचेस कर रहे हो, लम सम में चीजें परचेस कर रहे हो, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपको ट्रेड डिस्काउंट दे। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इट इज नॉट रिकॉर्डेड, मतलब ये जो ट्रेड डिस्काउंट इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मतलब इट इज नॉट सीन इन बुक्स, ये बुक्स में अगर देखोगे तो पता नहीं चलेगा। मतलब आपका अकाउंटेंट जब देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा ये ट्रेड डिस्काउंट है करके, क्योंकि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है बुक्स में दिखाया नहीं जाता, क्योंकि जो ट्रेडर है या आप जब गुड्स उसके परचेस करने जाते हैं तभी वो आपको देता है। ये बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। It is an allowance given on catalog price or price of the goods. The discount is allowed at the time of purchase. मतलब ये डिस्काउंट कब अलाउ होता है, जब आप परचेस करते हो तभी दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप लमसम या ज्यादा क्वांटिटी में वो गुड्स परचेस कर रहे हो, उसको इसलिए आपको दिया जा रहा है। वैल्यू ऑफ गुड्स परचेस सोल्ड रिकॉर्डेड इन नेट वैल्यू पेबल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट। If the good is of 1000 are sold at 5% trade discount, the value of goods that will be recorded will be 950। मतलब आप अगर आपके जर्नल में, आपके बुक में भी एंट्रीज करोगे, ये 1000 रुपीज का एंट्री नहीं करोगे, मतलब आपने अगर 500 कंप्यूटर्स लिए, उसके 1000 रुपए अगर हो गए, एग्जाम्पल 1000 रुपए अगर हो गए, तो आप 1000 रुपए का नहीं लिखोगे आपके जर्नल एंट्रीज में, रिकॉर्ड 1000 नहीं करोगे, 950 से करोगे। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। अभी नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। अभी कैश डिस्काउंट कैसे काम करता है, अभी ए से आपने 500 कंप्यूटर्स परचेस कर लिए थे, ठीक है, 500 कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल ए से परचेस किए थे कितने रुपए में, 1000 रुपए में परचेस किए थे। अभी ए क्या बोल रहा है, आप अगर ये 1000 रुपए मेरे को विद इन 10 डेज पे करते हो तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। अगर इमीडिएट पे कर रहे हो, मतलब अभी के अभी अगर कैश पे कर रहे हो, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा।
इसी को क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट बोला जाता है। मतलब किसी आदमी को पैसा जल्दी पे करने के लिए आप कोई तो भी उसको अट्रैक्ट करने के लिए कोई डिस्काउंट देते हो कि उसने जल्दी से जल्दी पे करना चाहिए, इसी को क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट बोला जाता है। अभी कैश डिस्काउंट जो होता है ये बुक्स में रिकॉर्ड होता है, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स, ठीक है। अभी कैश डिस्काउंट जैसे क्या बताया मैंने, कैश डिस्काउंट का, कैश डिस्काउंट मतलब आदमी ने कम से कम टाइम में जल्दी पे करना चाहिए, इसलिए उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। इट इज एन अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट एज ए ड्यू ऑफ द रिसिप्ट, इट इज द कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब ये क्या दिया जा रहा है, ये कंसेशन दिया जा रहा है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, मतलब वो आदमी को जल्दी से जल्दी उसने पे करना चाहिए, अपना पैसा खाली करना चाहिए, इसलिए उसको क्या किया जाता है, एंकरेज किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट बोला जाता है। और ये जो कैश डिस्काउंट होता है ये क्या होता है, इट अपीयर्स, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स, इसको बुक्स में दिखाया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है सॉल्वेंट पर्सन क्या होता है और इनसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बैंक्स के न्यूज वगैरह आता है न्यूज़पेपर में, कोई बैंकरप्ट हो गया, कोई सॉल्वेंट है, कोई बैंकरप्ट हो गया, ये चीजें आती रहती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड इनसॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट मतलब क्या, एक ऐसा आदमी, सॉल्वेंट मतलब अ पर्सन, एक ऐसा आदमी जिसके जो असेट्स है, ठीक है, असेट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टी, असेट मतलब क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग हिज मनी, बिल्डिंग सब, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके असेट ज्यादा है एज कंपेयर टू हिज लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या, उसके पेमेंट्स, उसका लोन। अगर आदमी के असेट ज्यादा है, उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसके लोन कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। पर ऑन द अदर हैंड कोई आदमी उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसका लोन बहुत ज्यादा है और उसके असेट्स कम है, तो ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्वेंट हो जाएगा। मतलब लायबिलिटी ज्यादा है, असेट्स कम है। फॉर एग्जाम्पल असेट उसके 10 लाख के हैं, ठीक है, 10 लाख के उसके पास बिल्डिंग है, पर उसका लोन 10 लाख की बिल्डिंग है पर उसका लोन 50 लाख का है, तो ये आदमी पे कर पाएगा क्या, नहीं पे कर पाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, इसी को इनसॉल्वेंट बोला जा रहा है। मतलब उसके जो लोन है ये 50 लाख के, पर उसके पास बिल्डिंग बस 10 लाख की है, तो उसके पास इतने असेट नहीं है कि उतने लोन वो पे कर पाएगा, इसी को क्या बोला जाता है, इनसॉल्वेंट पर्सन बोला जाता है। सॉल्वेंट मतलब जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, इनसॉल्वेंट मतलब वो बर्बाद होने वाला है थोड़ी ही देर में, ठीक है। इसी को क्या बोला जा रहा है, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। अभी नेक्स्ट है अकाउंटिंग ईयर। अभी जो अकाउंट्स अपन मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंट जो मेंटेन करते हैं वो स्पेसिफिक ईयर के लिए कर रहे हैं, राइट। एक अकाउंटिंग ईयर के लिए कर रहे हैं, एक साल का पूरा ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। महीने का तो अकाउंटिंग करते हैं अपन, पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो इनकम स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बैलेंस शीट जो बनाई जाती है, ठीक है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पूरे साल की बनाई जाती है, ईयरली बनाई जाती है, वो एक महीने की नहीं बनाई जाती, ठीक है। महीने में जितने भी खर्चे होते हैं उसको सब अक्यूमुलेट करके फिर ये स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो अकाउंटिंग ईयर होता है, ये पहले जो लोग होते थे वो अपने हिसाब से 12 महीने कंसीडर करते थे। मतलब कुछ लोग जो होते थे वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे। कैलेंडर ईयर मतलब क्या होता है, जनवरी से दिसंबर होता है, मतलब जनवरी टू दिसंबर, इस ये पूरे इसमें 12 महीने आ जाते हैं, तो ये कैलेंडर ईयर हो जाता है। और अभी इसके बाद से जो गवर्नमेंट है, अभी हर बिजनेसमैन ने क्या करना चालू कर दिया, उसके हिसाब से 12 महीने करना चालू कर दिया। मतलब वो जब बिजनेस स्टार्ट करता था उससे 12 महीने कंसीडर करता था, तो हर एक बिजनेसमैन का क्या हो जाता है, अकाउंटिंग ईयर अलग अलग होता था। तो गवर्नमेंट को डिफिकल्टी होती थी टैक्स इंपोज करने में, और जो रीडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी फाइनेंशियली उनको कैसा कंपेयर किया जाए उसके लिए भी उनको प्रॉब्लम्स होते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जो 1 मार्च टू 31 अप्रैल है, इसको क्या बना दिया, एक फाइनेंशियल ईयर बना दिया, सब बिजनेसेस को कंपलसरी कर दिया। मतलब कितने भी बिजनेसमैन है इंडिया में, जितने भी बिजनेसेस है, वो उनका फाइनेंशियल ईयर क्या रखते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये भी क्या हो जाते हैं, पूरे 12 महीने हो जाते हैं, 12 मंथ्स। ये समझ में आ रहा है। तो अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या, एक ऐसा पीरियड, अकाउंटिंग ईयर मतलब अभी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब 12 महीने का पीरियड, इसी को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड और क्लोज बाय द प्रोप्राइटर। मतलब 1 अप्रैल से वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस दिखता है, और 31 दिसंबर तक जितना भी बिजनेस हुआ उसकी वो अकाउंटिंग करता है। 31 मार्च के बाद वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाता है और बैलेंस शीट चेक करता है। अभी बैलेंस शीट जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो उसका प्रॉफिट बताता है कि उसकी प्रॉफिट कितना है कंपनी का, और जो बैलेंस शीट होता है वो कंपनी की पोजीशन बताता है कि कंपनी की पोजीशन अच्छी है या बुरी है, उसके एसेट कितने हैं, उसकी लायबिलिटी कितनी है। तो इससे क्या पता चलता है, एक अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो 12 महीने का जो पीरियड होता है उसको क्या बोला जा रहा है, एक अकाउंटिंग ईयर बोला जा रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है ट्रेडिंग पर्सन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट।
अभी ये वर्ड है आप पहली बार सुनोगे, अकाउंट्स में कॉमर्स में कुछ वर्ड्स होंगे पहली बार सुनोगे, पर उसके बाद आप फैमिलियर हो जाओगे, उसके बाद अपने को हर एक क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स यूज करना है, ठीक है। अभी ट्रेडिंग मतलब क्या, अ बिजनेस कंसर्न, एक ऐसा बिजनेस, ठीक है, जो इस्टेब्लिश हुआ है विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, मतलब एक ऐसा बिजनेस जो बस प्रॉफिट बनाने के लिए उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब जो चीज में उनको प्रॉफिट हो रहा है, जो चीज में वो पैसा कमा पा रहे हैं, उसी चीज में वो क्या करेंगे, डील करेंगे, उसी चीज में वो ट्रेड करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या होता है, ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रॉफिट नहीं बनाते, दे मेक नो प्रॉफिट, ठीक है। बहुत सारे एनजीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वो लोगों के सोशल वर्क के लिए काम करती। तो अकाउंटिंग दोनों का होता है, जो प्रॉफिट नहीं कर रहा है उसका भी अकाउंटिंग होता है, जो प्रॉफिट कर रहा है उसका भी अकाउंटिंग होता है, ठीक है, अकाउंट्स में। अभी नेक्स्ट है गुडविल। अभी गुडविल क्या होता है, गुडविल आपने सुना होगा बहुत बार कि जो बिजनेस होते हैं उनका गुडविल होता है। अभी गुडविल मतलब क्या, एक कंपनी की रेप्यूटेशन, गुडविल मतलब एक कंपनी का रेप्यूटेशन, नाम, फेम, ठीक है, ब्रांड, इसको क्या बोला जा रहा है, इसको गुडविल बोला जा रहा है। गुडविल मतलब क्या, किसी भी कंपनी का जो रेप्यूटेशन होता है वो उसको पैसे कमा के देता है। फॉर एग्जाम्पल आप बीएमडब्ल्यू देख लो, लोग बीएमडब्ल्यू के नाम के पीछे इतने पागल है कि बीएमडब्ल्यू कार्स इसके लिए वो परचेस करते हैं, तो ये क्या हो गया, उसका गुडविल हो गया, बीएमडब्ल्यू के नाम का गुडविल हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, ये इनके क्या है, गुडविल बन गया, उनका नाम हो गया। तो इससे क्या हो जाता है, उनका जो गुड्स है वो इजीली सेल हो जाता है, ठीक है। ये गुडविल जो होता है वो क्या करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। गुडविल अट्रैक्ट पीपल, गुडविल जो होता है इट अट्रैक्ट पीपल, इसी को क्या बोला जा रहा है, गुडविल। मतलब आप गुडविल देख के अट्रैक्ट हो जाते हो किसी भी प्रोडक्ट पे, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, गुडविल बोला जा रहा है। गुडविल कैन बी डिस्क्राइब एज एन एग्रीगेट ऑफ दोज इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स। अभी ये गुडविल जो है ये इनटैंजिबल है। इनटैंजिबल मतलब क्या, जो दिख नहीं सकता, इनविजिबल। आप बीएमडब्ल्यू का गुडविल बता सकते हो, नहीं। आप डोमिनोज को गुडविल बता सकते हो, आप एप्पल का गुडविल बता सकते हो, नहीं। उसको टच कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो क्या है, इंटेंजिबल है। मतलब ये ऐसी असेट है जिसको टच नहीं कर सकते। कंपनी के बहुत सारे एसेट होते हैं, उसकी कार होती है, उसके एसी होते हैं, उसका ऑफिस होता है, उसका फर्नीचर होता है, पर उसका गुडविल भी होता है। गुडविल को तुम हाथ लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते हो। तो ये किसी भी बिजनेस का ऐसा असेट है जो इंटेंजिबल है, मतलब उसको हाथ नहीं लगा सकता, पर वो बेनिफिट दे रहा है, मतलब वो सेल्स में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। नाम से ही लोग क्या कर रहे हैं, एप्पल फोन परचेस कर रहे हैं, उसके लिए पागल हुए जा रहे हैं। फर्स्ट डे पे ही लोग लाइन लगाते हैं, 1.5-2 लाख के फोन के लिए लाइन लगाते हैं। तो ये क्या है, ये उसका नाम है, ये उसका रेपुटेशन है, जो ब्रांड नेम उसने धीरे धीरे डेवलप किया। इसी को क्या बोला जा रहा है, गुडविल बोला जा रहा है। It may arise from such attributes as favorable location, the ability and the skill of the employee, and the management quality of this product, service, etc. अब ये जो गुडविल है ये किसकी वजह से भी आ सकता है, ये कंपनी का नाम जो है वो किसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है, उसके एम्प्लॉइज की वजह से डेवलप हो सकता है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से हो सकता है, उनके टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है, उनके लोकेशन की वजह से हो सकता है। ये गुडविल कैसे भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। मतलब ये गुडविल जो होता है ये कंपनी का रेपुटेशन होता है, और उसको किसके टर्म में डाला जा रहा है, अकाउंट्स में, मनी टर्म्स में जा रहा है, ठीक है, मनी टर्म्स में कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल जो है वो उसको टच नहीं कर सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अभी नेक्स्ट है प्रॉफिट। अभी जो बिजनेसेस है वो प्रॉफिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा 50 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, 50 रुपए का प्रोडक्ट है, तुम उसको सेल कर रहे हो 50 रुपए में, उसको बनने के लिए बस 30 रुपए लगे, ठीक है, तो बाकी का 50 - 30 ये 20 रुपए तुम्हारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट मतलब क्या, ये तुम्हारा फायदा होता है, प्रॉफिट। अभी लॉस मतलब क्या होता है, लॉस मतलब क्या, अगर तुम्हारा 50 रुपीज का सेल प्राइस है, तुम्हारा जो गुड्स है वो 50 रुपए का, पर तुम बेच उसको 30 रुपए में रहे हो, तो 30 रुपए में अगर उसको सेल कर रहे हो, 30 रुपए में सेल कर रहे हो, तो 20 रुपीज उसका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अभी इनकम मतलब क्या, इनकम मतलब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो भी पैसा अपने को इकट्ठा हो रहा है, जो भी इनकम अपने को पूरी हो रही है, उसी को क्या बोला जा रहा है, इनकम हो रहा है, इनकम बोला जाता है। प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट मतलब कितना कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर अपन ने माल बेचा। इनकम मतलब एक महीने में, एक साल में कितने अपने को पैसे अपने जमा हुए, कितनी इनकम अपने को हुई। इट इज अ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज एन अमाउंट रिसीवेबल एंड रियलाइज्ड फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड अर्निंग्स फ्रॉम द इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन। अभी जो इनकम होती है, इनकम है, प्रॉफिट जो है वो बिजनेस से ही हो रहा है। अभी इनकम जो है वो तुमको शेयर से भी हो सकती है, डिविडेंड से हो सकती है, तुमको इंटरेस्ट मिल सकता है उस पर, सब जो पूरा इनकम तुमको एक साथ एक साल में जो हो रहा है अलग अलग सोर्सेज से, इसको क्या बोला जा रहा है, इनकम हो रहा है, इनकम बोला है। और रेवेन्यू मतलब क्या, इट इज एन इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉमिनल बिजनेस एक्टिविटी, दैट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। अभी रेवेन्यू मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस कर रहे हैं किसका, आइसक्रीम का,
अगर हम आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हैं, आइसक्रीम के बिजनेस से जो भी पैसा कमाया जा रहा है, आइसक्रीम के बिजनेस से जो भी पैसा आ रहा है उसको क्या बोला जा रहा है? रेवेन्यू बोला जा रहा है। पर आइसक्रीम के साथ आपके शेयर्स भी है, शेयर से भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, शेयर्स पे भी आपको पैसा मिल रहा है, तो ये किसमें कंसिडर किया जाएगा? ये इनकम में कंसिडर किया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंस है इनकम और रेवेन्यू में, ठीक है। अभी नेक्स्ट है असेट्स। अभी असेट्स जो होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। असेट्स कौन से टाइप्स की है वो देखते हैं। असेट मतलब क्या? ऐसी कोई भी चीज जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, जो अपन बिजनेस में यूज कर रहे हैं और उसके वजह से जो बिजनेस है उसको चलाने में मदद हो रही है, ठीक है। और फिजिकल थिंग और अ राइट ओन दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज असेट। मतलब एक ऐसी फिजिकल थिंग जो अपन ओन करते हैं, बिजनेस में ओन करते हैं और उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उसी को क्या बोला जा रहा है? असेट बोला जा रहा है। द ओनरशिप ऑफ द असेट में बी ऑफ बिजनेस यूनिट। मतलब जो असेट हो सकती है वो जमीन हो सकती है, गुडविल हो सकता है, पेटेंट्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग हो सकती है। ये सारे तुम्हारे कंपनी के क्या हो जाएंगे? ये असेट्स हो जाएंगे। अभी टाइप्स ऑफ असेट्स क्या होते हैं? अभी टाइप्स, जो असेट देख लिया, कंपनी के फिजिकल फॉर्म में जो प्रॉपर्टी है वो असेट हो गए। अब इंटेंजिबल भी है, वो भी है। फिजिकल भी, ऐसी जरूरी नहीं कि फिजिकल होना चाहिए। गुडविल तो इंटेंजिबल ही है, ठीक है। तो ऐसे असेट, अभी उसमें भी टाइप्स है। अभी उसमें पहला टाइप क्या है? फिक्स असेट। फिक्स असेट को नॉन करंट असेट भी बोला जाता है। अभी फिक्स असेट मतलब क्या? नाम में लिखा है फिक्स्ड। मतलब एक बार वो असेट को फिक्स कर दिया, तुम उसको हिला नहीं सकते या उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते। अभी कौन से हो गए? जो है टैंजिबल, मतलब जो बिल्डिंग है, जो जमीन है, बिल्डिंग है, ये कंपनी की है। जमीन को हिला के तुम कहीं और लेके जा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बिल्डिंग को शिफ्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अभी प्लांट एंड मशीनरी को जो है, वो प्लांट एंड मशीनरी एक बार इंस्टॉल किए तो फैक्ट्री में से निकाले नहीं जाते। तो ये जो इसको जो इंस्टॉल किया, इसको भी क्या बोला जा रहा है? फिक्स्ड बोला जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट असेट्स इसको बोला जाता है। अभी करंट असेट्स मतलब क्या? करंट असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जिनको तुम मूव कर सकते हो और इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे असेट्स। अभी जो तुम्हारा स्टॉक है, जो भी तुम्हारे गुड्स है, जो भी तुम्हारा माल है, तुम बेचोगे तो इजीली तुमको क्या हो जाएगा? कैश में कन्वर्जन हो जाएगा। अभी तुम्हारे जो डेटर्स है, जिनसे तुमको पैसा लेना है, वो लोगों, वो भी तुम्हारे क्या हो गए? वो तुम्हारे करंट असेट्स हो गए। तुम जल्दी से उनसे पैसे क्या कर सकते हो? ले सकते हो। तो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं? करंट असेट्स हो जाते हैं। फिक्स असेट मतलब क्या? जो फिक्स है एक जगह पे, ठीक है। और करंट मतलब क्या? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, ये क्या है? करंट असेट्स, ठीक है। अभी उसके बाद है फिक्टिशियस असेट्स। अभी फिक्टिशियस असेट क्या होता है? दीज असेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टैंजिबल पोजीशन और प्रॉपर्टी, दे आर इमेजिनरी असेट्स एंड डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। एग्जांपल, डेफर्ड एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड इन 4 years। अभी फिक्टिशियस असेट्स मतलब क्या? ऐसे खर्चे तुम कर रहे हो जिसका बेनिफिट कैसे कब मिल रहा है ये तुमको पता नहीं, इसी को क्या बोला जा रहा है? फिक्टिशियस असेट्स बोला जा रहा है। अभी फिक्टिशियस असेट मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया, अगले 4 साल तक एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हो, पर आपको पता नहीं कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से कितने मेरे लोग आ रहे हैं और मेरे खुद के नेटवर्क की वजह से कितने लोग मेरे बिजनेस को अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे फिक्टिशियस असेट्स बोला जा रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है लायबिलिटीज। अभी लायबिलिटीज जो होती है, लायबिलिटीज अलग अलग टाइप्स की है। लायबिलिटी मतलब क्या? द अमाउंट टू बी पेड, टू पे, जितना पैसा तुमको पे करना है, जिसने पैसा तुमको देना है, दूसरे को बाकी है देना, जिससे तुमने पैसा लिया था उसको वापस देना है, इसी को क्या बोला जा रहा है? लायबिलिटी बोला जा रहा है। मतलब तुमको वो कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, मतलब जो अमाउंट होता है वो कौन पे करेगा? बिजनेस अपना पे करने का बाकी है। टू द अदर्स इज नोन एज लायबिलिटी। इट इज अ डेब्ट और द अमाउंट ड्यू टू द बिजनेस, ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू द अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस। एग्जांपल, मतलब जो भी तुम लोन लेते हो वापस तुमको लोन पे ऑफ करना है। क्रेडिटर्स है तुम्हारे, बैंक ऑर्डर, बैंक से पैसा लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसे खर्चे तुमको देना बाकी है, जैसे कि रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकते हैं, जो पे करना है उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो ये सब क्या है? लायबिलिटी है। अभी लायबिलिटी में भी 2 टाइप्स है, वो भी फिक्स्ड है और करंट लायबिलिटी। अभी फिक्स लायबिलिटी मतलब क्या? ऐसी लायबिलिटी जो तुमको पे करना ही करना है। मतलब जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब जो ओनर का पैसा होता है, बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, वो हमने डिस्कस किया था। अभी जो ओनर का जो पैसा, ओनर ने जो भी बिजनेस में पैसा लगाया वो तो तुमको पे करना ही है, तो ये क्या हो गया? फिक्स कैपिटल हो गया। आपने अगर कोई सेक्योर्ड लोन लिया, सेक्योर्ड लोन मतलब क्या होता है? आपने अगर कोई चीज गिरवी रखी है और बिजनेस के लिए पैसा लिया है, तो वो पैसा आपको पे करना ही करना, तो ये क्या हो जाता है? फिक्स लायबिलिटी हो जाता है। और जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, मतलब बिजनेस के लिए जो लोग होते हैं, वो 1 और 2 साल का लोन नहीं लेते, वो 10 साल का, 15 साल का ऐसा लोन लेते हैं। तो ऐसे जो लोन हो जाते हैं वो किसमें आते हैं? फिक्स कैपिटल, फिक्स लायबिलिटी में आ जाते हैं। मतलब वो फिक्स लोन है, तुमको अभी पे करना ही है इन नियर फ्यूचर। अभी करंट लायबिलिटी मतलब ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स लायबिलिटी मतलब ये लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, और करंट लायबिलिटी मतलब ये शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए,
क्या हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। मतलब ऐसे लोन जो तुमको शॉर्ट टर्म में पे करना है, विद इन 1 ईयर करना है, 1 महीने में करना है, 6 महीने में करना है, इसी को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज बोला जा रहा है। इसमें कौन से आ जाते हैं, जो क्रेडिटर्स है तुम्हारे, वो क्रेडिटर्स को तुमको पे करना है, जो बिल्स पेएबल है वो बिल्स पेएबल भी इसमें क्या आ जाते हैं, ये हो जाते हैं करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अभी नेटवर्थ और इक्विटी क्या होता है अभी नेटवर्थ जो है और इक्विटी क्या है वो देखते हैं, ठीक है। Net worth or owner's equity, the amount of funds provided by the proprietor in the business is called as capital, as well as the excess of the assets or liabilities of the business is called as capital or net worth, ठीक है। मतलब जो ओनर है, ओनर जितना भी पैसा बिजनेस में लगा रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, कैपिटल। और कैपिटल और नेटवर्थ जो है ये इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, ठीक है। कैपिटल मतलब ही नेटवर्थ। नेटवर्थ इंक्लूड्स कैपिटल एंड रिजर्व्स। अभी कैपिटल जो होता है, कैपिटल में जो जितना पैसा लाया, अभी जो बिजनेस होता है उसमें रिजर्व्स भी होते हैं। रिजर्व्स मतलब ऐसा पैसा जो बिजनेस में जमा हो चुका है, किसी भी रीजन से अलग अलग रिजर्व्स होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। अभी कैपिटल और रिजर्व जो होते हैं, जो बिजनेस में जो प्रोविजन बना के जो पैसे हमने रखे रहते हैं बिजनेस में, इसको रिजर्व्स बोला जाता है। अब ये रिजर्व प्लस कैपिटल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेटवर्थ। अभी जो कैपिटल हो सकता है वो कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। अभी एग्जांपल देखते हैं। Example, if a capital of the business is 4 lakh and creditors 2 lakh, then the total equity is equals to liability plus capital। मतलब अगर उसका कैपिटल कितना है, यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे उसका कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल कितना दिया है, कैपिटल दिया 4 लाख और उसको पैसे क्रेडिटर्स के कितने पे करने हैं, 2 लाख। अभी तो इसका पूरा नेटवर्क कितना हो गया, इक्विटी कितना हो गया, 6 लाख। मतलब 2 लाख प्लस 4 लाख, 4 लाख उसका जो ये कैपिटल है और 2 लाख जो है उसको क्रेडिटर्स को पे करना, तो उसका इक्विटी कितना हो गया, ये इसका इक्विटी हो जाता है, टोटल इक्विटी। लायबिलिटी प्लस कैपिटल मतलब 6 लाख, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है वो देखते हैं। अ लायबिलिटी व्हिच में अराइज इन द फ्यूचर डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। मतलब एक ऐसे कुछ चीजें होती है जो खर्चा आपका फ्यूचर में हो भी सकता है, आपको नुकसान फ्यूचर में नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें। इसी को क्या बोला जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस के डिस्प्यूट चल रहे, झगड़े चल रहे, ठीक है, लॉ केसेस चल रहे, किसमें चल रहे, कोर्ट में। कोर्ट में आपके बिजनेस के अगेंस्ट में केसेस चल रहे हैं, बिजनेस को आपको पैसा देना है, बिजनेस को आगे किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या बिजनेस से रिलेटेड गुड्स का कोई डिस्प्यूट है, तो कोर्ट में उसका केस चल रहा है। अभी कोर्ट की जो सुनवाई होती है वो एक दिन में तो नहीं होती, वो अगले साल होती है, उसको बहुत टाइम लगता है। अभी जो डिसीजन है कोर्ट का वो अगले साल आएगा, वो डिसीजन कंपनी के फेवर में आ भी सकता है, कंपनी के फेवर में नहीं भी आ सकता है। तो वो जो कंडीशन जो लायबिलिटी है, अगर कंपनी के फेवर में नहीं आया, कंपनी का नुकसान ही हो गया, तो उसका प्रोविजन जो होता है, इसी को क्या बोला जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटी। मतलब उसका जो नुकसान फ्यूचर में होने वाला है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको क्या बोला जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटी बोला जाता है। एज इट इज नॉट कंफर्म्ड और परफेक्ट लायबिलिटी एंड डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब ये जो लायबिलिटी है, ये जो नुकसान है, ये कंफर्म नहीं है, ये जो पैसा देना है वो कंफर्म नहीं है, वो आज के मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन को अफेक्ट नहीं करता, बट इट इज शोन बाय द वे ऑफ फुटनोट इन द बैलेंस शीट। पर फिर भी ये बैलेंस शीट में, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी बैलेंस शीट में आप लोगों को बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी जो है उसके डिस्प्यूट्स कौन से कोर्ट में कितने पैसे के चल रहे हैं। ये फुट नोट में बैलेंस शीट के नीचे आपको बताना पड़ता है, आपके इन्वेस्टर्स को, आपके सारे लोगों को, यूजर्स को, ठीक है। वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर द कॉम्पनसेशन। अब इसमें और क्या हो सकता है, जो वर्कर होते हैं वो कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम करते हैं, ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, उसके लिए केस चल रहा होता है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी होते हैं कंपनी के, गुड्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी डिस्प्यूट भी होते हैं कि कॉपीराइट किसका चलेगा, क्या चलेगा, ये सारा किस में आ जाता है, ये आ जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।